इशू था। चलिए शुरू करते हैं। वापस से एक बार दोबारा देख लें आप सारी चीजें। देखो, सबसे पहले आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वन वर्ड के हैं, सॉरी ईडियम फ्रेजेस के हैं। तो ईडियम फ्रेजेस वाले सेक्शन में से आपको 3-4 क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं रीट मेंस में। तो एक बार सभी साथी जो जुड़ रखे हैं सेशन को शेयर कर दें। देखो, सबसे पहले है एट ए स्टोन्स थ्रो, जिसका मीनिंग होता है नियर, पत्थर फेंकने जितनी दूरी पर, इसका मतलब है नजदीक। तो नियर बाई, नियर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड है बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट है ये, मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है मिडनाइट ऑयल को जलाना, अर्थात देर रात तक काम करना, मेहनत करना, स्टडी करना। तो इसका मीनिंग आपको इंग्लिश में दिया जाता है स्टडी और वर्क लेट एट नाइट या लेट टिल नाइट, टिल लेट नाइट सॉरी, एट द 11th आवर। घड़ी में 12 घंटे होते हैं, अंतिम घंटे पर, लगभग अंतिम घंटे पर, तो उसको बोलते हैं अपन एट द 11th आवर। इट मींस एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, लगभग अंतिम समय पर। इसके बाद में नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। ये होता है ईद का चांद होना, यानी कोई चीज जो कभी कभार दिखाई देती है, तो इसको अपन बोलते हैं रेयरली। इसके बाद में है एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब होता है आपका बुद्धि, इसका मतलब है किसी की बुद्धि की समाप्ति हो जाना, यानी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाना। तो उसे आप बोलते हैं नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्या करना है ये बात समझ में नहीं आती, तो वो होता है एट वंस विट्स एंड, किसी की बुद्धि खत्म हो जाना, समझ नहीं आना क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट है आपका ब्रेड एंड बटर, अपनी पिछली क्लास में रहा हुआ फ्रेज है। इसका मीनिंग होता है आपका लाइवलीहुड, यानी आजीविका। अभी भी वॉइस नहीं चल रही है क्या? अब तो मेरे हिसाब से सभी तक वॉइस आ पा रही होगी। केवल वॉइस आ रही है, केवल वॉइस आ रही है। अब तो बिल्कुल रेगुलर चल रहा है। चलो अब एक बार जो भी साथी जुड़ रखे हैं, हाँ जी अब आ रही है। चलो नेक्स्ट है आपका बाई हुक एंड बाई क्रूक। तो इसका मीनिंग होता है आपका बाई एनी मींस, बाई वन मींस और अनदर। इसका मतलब होता है किसी ना किसी तरीके से, एन केन प्रकार, श्याम दाम दंड भेद से। इसके बाद में नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। इसका मीनिंग होता है स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, है ना। ब्रेक द आइस, बर्फ तोड़ना, अर्थात बातचीत शुरू कर देना। जहां पे बर्फ होती है जनरली अपन देखते हैं कि वहां पे शांति रहती है, तो शांति टूटती है बर्फ टूटने से, तो इसका मीनिंग है स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग गुड इन बैड फॉर्म। चीज ऊपर से दिखने में बुरी लगती हो, लेकिन वो आपके भले के लिए हो, आपकी अच्छाई के लिए हो, आपके फायदे के लिए हो। नेक्स्ट आता है आपका हिट द नेल ऑन द हेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट इडियम है, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है किसी कील की जो सिर है उसके ऊपर ही चोट मारना, यानी ठीक ठीक बात कहना, या ठीक ठीक जैसा कहना वैसा ही करना। तो इसको बोलते हैं से द एग्जैक्ट थिंग, या डू और से द सेम थिंग, एग्जैक्ट थिंग। इसके बाद में लेट द केट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब बिल्ली को थैले के बाहर निकलने देना, अर्थात कोई सीक्रेट है उसको उजागर होने देना। तो ये होता है रिवील ए सीक्रेट, यानी डिस्क्लोज ए रिवील, डिस्क्लोज ए सीक्रेट। तो इसका मतलब हो गया किसी सीक्रेट को उजागर करना। ऑन क्लाउड 9 अपनी क्लास में रहा हुआ फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है आपका वेरी हैप्पी। चलिए अब सही चल रही है, तो जो भी साथी जुड़ रखे हैं एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना आउट ऑफ द ब्लू। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली। इसका मतलब असाधारण तरीके से कोई घटना घटित हो जाती है, सडन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली और सडनली। विद फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स का मतलब ही होता है ग्रेट सक्सेस।
तो विद फ्लाइंग कलर्स मीन्स विद ग्रेट सक्सेस। इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथी बोलते हैं अपन। इसका मतलब होता है महंगा किंतु उपयोगी, तो इसको बोलेंगे अपन कॉस्टली बट यूजलेस थिंग। इसके बाद में अगला वर्ड आ रहा है जीरो आवर। जीरो आवर जो फ्रेज है इसका मतलब होता है क्रिटिकल टाइम, जिस टाइम कोई कुछ नहीं कर रहा होता, उलझन में रहता है, वो क्रिटिकल टाइम होता है। इसके बाद में है सी आई टू आई, आंखों में आंखें डाल के देखना, यानी किसी से सहमत हो जाना, एग्री हो जाना। इसके बाद में नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन, यहाँ पे ई है वही लास्ट में। बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू किया है वहीं पे चले जाना, जैसा अपने साथ हो गया इस क्लास में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला है अपना वन वर्ड का। तो वन वर्ड में देखो सबसे पहले है वन हु नोज और स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। रीड लेवल फर्स्ट में आ रखा है ये क्वेश्चन, रीड लेवल फर्स्ट में आ रखा है वन हु नोज और स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पॉलीग्लोट बोलते हैं। एक भाषा बोलता है तो उसे मोनोलिंगुअल बोलते हैं। दो भाषाएं बाइलिंगुअल, तीन भाषाएं तो ट्राइलिंगुअल, तीन से ज्यादा बोलेगा तो पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं रखता उसे क्या कहते हैं, तो उसे अथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक। और उल्टा हो जाता है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उसे आप बोलते हैं थीस्ट। ठीक है, दोनों वर्ड कंफ्यूज करते हैं इसलिए आपको दिए गए हैं। अगला है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, इसका मतलब कोई व्यक्ति वो दिखने का बहाना करता है जो वो रियल में है नहीं, यानी बहरूप या पाखंडी बोल सकते हैं अपन, इसको बोलते हैं हिपोक्रिट। ठीक है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, हिपोक्रिट। इसके बाद में नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज जानता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ओमनीसाइंट कहते हैं। देखो दो तीन वर्ड है, एक ओमनी प्रेजेंट है, एक ओमनी पोटेंट है, एक ओमनीसाइंट है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओमनीसाइंट। और ऐसे आ जाए वन हु इज ऑल पावरफुल, तो आपका आंसर रहेगा ओमनी ओमनीपोटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु लव्स मैनकाइंड या वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है या मानवता से प्रेम करता है वो कहलाता है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। और इसी का उल्टा पूछ ले तो आ जाएगा मिसेंथ्रोपिस्ट। इसी का उल्टा पूछ ले तो आपका आ जाएगा मिसेंथ्रोपिस्ट। वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो मिसेंथ्रोपिस्ट आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद में वन हु बिलीव्स इन प्लेजर एज द एम ऑफ लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो अपने लाइफ का जो एम है वो प्लेजर को मानता है, खुशी और आनंद को मानता है, यानी सुख को जो अपने लाइफ का टारगेट बनाता है उसे कहते हैं हेडोनिस्ट, यानी सुखवादी, है ना, जो सुख का भोग करने की इच्छा रखता है हर समय। इसके बाद में वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। जो अपनी लाइफ के पॉजिटिव पहलू की तरफ देखता है, पॉजिटिविटी को देखता है, वो हमेशा ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, आशावादी। और इसका उल्टा पूछ ले तो हो जाएगा पेसिमिस्ट। ठीक है, वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ लाइफ। इसके बाद में लास्ट वर्ड है आपका द दैट कांट बी करेक्टेड। कुछ ऐसा जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, संशोधित नहीं किया जा सकता, वो होता है इनकरिजिबल, यानी असंशोधनीय। ठीक है, तो ये आपके वन वर्ड हो गए नो। अब नो के बाद में आगे बढ़ जाते हैं नंबर 10 से। वन हु स्पीक्स स्वीटली। ऐसा व्यक्ति जो मधुरता से बोलता है, मीठा बोलता है, उससे क्या बोलते हैं, तो इलोक्वेंट बोलते हैं। इसके बाद में वन हु इज फॉन्ड ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। ऐसा व्यक्ति जो अकेलेपन को पसंद करता है उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। लेकिन जो ऐसे आ जाए वन हु इज फॉन्ड ऑफ पब्लिक, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, वो होता है बहिर्मुखी, ये हो गया अंतर्मुखी। इसके बाद में वन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है विदेश में रहने वाला जो अपना देश छोड़ के चला जाता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्सपेट्रिएट। इसके बाद में वन हु इज पुअर। ऐसा व्यक्ति जो गरीब होता है, और डेस्टिट्यूट का सिनोनिम भी दे सकते हैं आपको, तो पुअर होता है। ऐसा व्यक्ति जो गरीब होता है, या ऐसे दे दे वन हु इज होमलेस, इसके पास घर नहीं है, जो गरीब है, तो वो पुअर होता है। तो एक बार जो भी साथी जुड़ जाते हैं सेशन को शेयर भी कर दें। अगला है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऐसा स्थान जहां पे पक्षी रखे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एवियरी। उसको क्या बोला जाता है, एवियरी। नेक्स्ट है फियर ऑफ वाटर।
दो ही फियर आपको करवाए गए हैं क्लासेज में। एक तो फियर ऑफ हाइट्स करवाया गया है जिसका मीनिंग होता है एक्रोफोबिया, ठीक है, ऊंचाई का डर, और दूसरा है पानी का डर, फियर ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं आप हाइड्रोफोबिया। साथ में ये भी याद रखें कि जहां पे बर्ड्स रखे जाते हैं वो प्लेस तो एवियरी है, लेकिन जहां पे बीज रखी जाती है उस प्लेस को आप बोलेंगे एपियरी, ठीक है। तीसरा आपका यहीं से वन वर्ड बन जाता है, बर्ड्स की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स या साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो उसे बोलते हैं आप ऑर्निथोलॉजी। ये बहुत कॉमन रहता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट है वन हु लव्स बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है तो वो कहलाता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, है ना, और फाइल की जगह फोबिया कर दें तो वो हो जाएगा वन हु हेट्स बुक्स। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है बुक वॉर्म, वन हु ऑलवेज रीड बुक्स, है ना, या वन हु लाइक्स रीडिंग बुक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा। अगला है आपका वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको भाग्यवादी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं आप फैटलिस्ट। फेट का मतलब भाग्य, उसी से बनता है फैटलिस्ट। नेक्स्ट है प्लेस वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड, जहां पे दवाइयां बनाई जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो दवाइयां अक्सर लेबोरेटरी में बनाई जाती है, तो ये वाला वन वर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब अगले पेज पे आ जाते हैं, यहां पे देखो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस है। जो साथी देरी से जुड़े हैं एक बार सेशन को शेयर भी कर दें, इंपॉर्टेंट वन वर्ड भी रहने वाले हैं, वन वर्ड अपने कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम रहने वाले हैं, फोनेटिक्स के रहने वाले हैं, प्रेपोजिशन रहने वाले हैं। इस क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें शामिल है। तो देखो नेक्स्ट है सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन। वर्ड है अपने पास एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है अधिकता। अधिकता को प्लेंटी बोलते हैं, कॉपियस बोलते हैं, या एम्पल बोलते हैं, और इसका उल्टा हो जाता है कमी। अधिकता का उल्टा कमी, कमी को बोलते हैं आप स्कैरसिटी, या अब्सेंस बोल सकते हैं, या डॉट बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीन वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है आपका रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज, क्विक, फास्ट। तो ये दोनों वर्ड दे रखे हैं आपको, क्विक और फास्ट इसके सिनोनिम हो जाएंगे, और एंटोनिम इसका उल्टा हो जाता है फिर स्लो। अगला वर्ड है आपका जेनरस। जेनरस वर्ड है, इसका मतलब होता है उदार। उदार यानी दयालु। इसको आप या तो बोल सकते हैं मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस वर्ड आपको दिया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है मैग्नेनिमस का सिनोनिम बताओ, तो जेनरस हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट भी दे सकते हैं, बेनेवोलेंट भी दे सकते हैं, ये वर्ड आपको मिलेंगे। कंपेशनेट भी दे सकते हैं। एंटोनिम पूछ ले तो माइजरली या अनकाइंड। उदार का उल्टा होता है कंजूस, तो माइजरली दे सकते हैं, काइंड का उल्टा आपका अनकाइंड हो जाता है, या फिर काइंड का उल्टा आप क्रूल भी ले सकते हैं, कॉलस भी ले सकते हैं। तो ये वाले वर्ड भी आपको इसके एंटोनिम के रूप में दिए जा सकते हैं। इसके बाद में अगला है आपका फोर्थ वर्ड है ट्वी लाइट। ट्वी लाइट वर्ड का मतलब होता है सांझ का समय, गोधूली वेला। इसके जो सिनोनिम्स रहने वाले हैं, एक तो वर्ड है आपका डस्क, दूसरा डिम से वर्ड बनता है डिमिटी, ठीक है, और तीसरा आप बोल सकते हैं सनसेट, सांझ का जो समय, सूर्यास्त का समय, उसे बोलेंगे। इसके बाद में इसका एंटोनिम है वो हो जाएगा डॉन, या फिर हो जाएगा सनराइज, ठीक है। डॉन का मतलब सवेरा होता है, सनराइज का मतलब भी सवेरा होता है, इवनिंग भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, विस्तार करना या बढ़ाना, इसलिए इसका सिनोनिम एक तो इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब विस्तार करना ही है, इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब भी विस्तार करना है। उल्टा पूछे तो कम करना हो जाता है, बढ़ाने का डिक्रीज हो जाएगा। विस्तार करने का उल्टा श्रिंक करना, सिकोड़ना, या कॉन्ट्रैक्ट, संक्षिप्त करना, ये वाले वर्ड इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट आपका एंशियंट। एंशियंट वर्ड का मीनिंग होता है आपका प्राचीन। प्राचीन को आप ऑब्सोलेट बोल सकते हैं, आउटडेटेड बोल सकते हैं, ओल्ड बोल सकते हैं। ऑब्सोलेट का मतलब अप्रचलित, जो पुराना हो गया, प्रचलन में नहीं। एंटोनिम जो पूछे तो मॉडर्न हो जाता है या न्यू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका डिस्कार्ड वर्ड, और डिस्कार्ड का मीनिंग होता है त्यागना या छोड़ना। इसके लिए दो अच्छे वर्ड हैं जो एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, एक तो वर्ड है रिलिंक्विश, और रिलिंक्विश के अलावा दूसरा वर्ड है आपका एबेंडन। एबेंडन का मतलब त्यागना या छोड़ना।
उल्टा क्या हो जाएगा? त्यागने या छोड़ने का उल्टा है प्राप्त करना या रखना। तो ये एक्वायर और कीप दोनों वर्ड इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना फटकारना। डांटना फटकारना, इसका सिनोनिम यदि पूछे तो एडमोनिश हो जाता है। यहाँ पे देखो आई है, एडमोनिश हो जाता है। और दूसरा इसका वर्ड आपको दे सकते हैं रेप्रीमेंड। तीसरा वर्ड आपको दे सकते हैं चाइल्ड और चौथा वर्ड है स्कॉल्ड। ये इसके सिनोनिम्स के रूप में दिए जा सकते हैं। एंटोनिम्स के रूप में पूछे तो पेम्पर दे सकते हैं, कोडल दे सकते हैं। दोनों का ही मतलब होता है लाड प्यार करना। तो डांटने फटकारने का उल्टा लाड प्यार करना। नेक्स्ट है आपका बोस्टफुल। बोस्टफुल जो वर्ड है, बोस्टफुल का मीनिंग होता है घमंडी व्यक्ति। और घमंडी को कहते हैं अपन एरोगेंट या ईगोटिस्ट। घमंडी, एरोगेंट या ईगोटिस्ट या फिर होटी भी बोला जा सकता है। होटी वर्ड भी अपन लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स आ जाते हैं। तो घमंडी का उल्टा हो जाता है विनम्र व्यक्ति। तो इसको मोडेस्ट बोलते हैं या फिर हम्बल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉशियस वर्ड है। कॉशियस का मतलब होता है सावधान, सचेत। सचेत को क्या बोलेंगे अपन? अलर्ट बोल देते हैं, केयरफुल बोल देते हैं, वॉचफुल बोल देते हैं। एंटोनिम पूछे तो सावधान का उल्टा हो जाएगा लापरवाह। लापरवाह को अपन केयरलेस बोल सकते हैं, रेकलेस बोल सकते हैं। इसके बाद में अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी वर्ड का मतलब होता है विपदा, आपदा, दुर्घटना, बुरी घटना। इसके सिनोनिम्स पूछे तो सबसे बेटर जो ऑप्शंस में आते हैं वो वर्ड हैं कैलेमिटी, डिजास्टर या ऑप्शन में दे सकते हैं आपको ट्रेजेडी। तो इन तीनों का ही मतलब विपदा ही होता है। उल्टा पूछ ले, एंटोनिम पूछ ले तो स्लैवेशन होता है या गॉड सेंड होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। मेहनती को क्या बोलते हैं? तो लेबोरियस बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड तो यह आ गया। दूसरा अच्छा वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट की स्पेलिंग टेस्ट में स्पेलिंग भी दे सकते हैं आपको, DILIGENT। इसके बाद में इसके और ऑप्शंस पे जाएं तो शेड्यूलस दे सकते हैं, एसिड्यूअस दे सकते हैं, हार्डवर्किंग ऑप्शन में आ सकता है। एंटोनिम पूछे तो इंडोलेंट होता है। एक वर्ड डोरमेंट होता है। डोरमेंट के बाद में स्लगिश है और एक लेथर्जिक है। ठीक है, ये वाले वर्ड हैं, ये इंडस्ट्रीज के एंटोनिम के रूप में आपको दिए जा सकते हैं। तो ये दोनों जो पार्ट हैं 12 तक, ये आपके एंटोनिम सिनोनिम हैं। जो भी संभावित मुझे लगे हैं मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। इसके बाद में फोनेटिक्स वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो वो एक बार सारे के सारे अपन देख लें। देखो सबसे पहले तो इंग्लिश में स्पीच साउंड्स की संख्या कितनी है? स्पीच साउंड्स की संख्या कितनी रहने वाली है? तो सबको पता होगा ये 44 है। इसके बाद में पूछे कॉन्सोनेंट साउंड्स की संख्या कितनी है? कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 है। पूछे वोवल साउंड्स कितनी है? तो वोवल साउंड्स 20 है। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स में ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फ्रिकेटिव्स हैं, प्लॉसिव्स हैं और एफ्रिकेट्स हैं। तो फ्रिकेटिव्स जो होते हैं उनकी संख्या आपकी 9 होती है। और ये 9 फ्रिकेटिव्स हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, फे, वे, थे, दे, से, जे, से, एस, जे और है। ये वाले जो हैं ये आपके फ्रिकेटिव हैं। इसके बाद में प्लॉसिव्स की बात करें तो इनकी संख्या आपकी 6 रहने वाली है। ये पे, बे, टे, डे, के और गे, ये वाले साउंड है आपके प्लॉसिव्स। एफ्रिकेट अपने को पूछ ले तो एफ्रिकेट 2 हैं, एक तो चे का है और एक आपका जे है। चे जो है वो वॉइसलेस है और जे जो है वो वॉइस्ड साउंड है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में वॉवल साउंड्स में आ जाएं तो दो पार्ट हैं, अपने को पता ही है, मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स होते हैं प्योर या सिंगल वोवल साउंड, संख्या रहती है 12। ऐसे पूछ ले सिंगल वोवल साउंड्स निम्न में से कौन से हैं? मोनोफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स, ऐसे ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। अगला है डिफ्थोंग्स कितने हैं? डिफ्थोंग्स की जो संख्या होती है वो 8 है और डिफ्थोंग्स को ग्लाइड्स कहा जाता है या डबल वोवल साउंड्स भी अपन बोलते हैं। तो फोनेटिक्स वाला जो पार्ट है, यहाँ से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं, अगला जो पार्ट है अपना वो है इंपॉर्टेंट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाले वर्ड्स कौन से रह सकते हैं। तो आपको देखो वाटर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया जा सकता है, अपनी पिछली क्लासेज में रहा हुआ है। थिंक वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड का दे सकते हैं, जेनरिक वर्ड आ सकता है,
थियरी वर्ड भी अपनी पिछली क्लासेज में रहा हुआ है। जज वर्ड दे सकते हैं आपको, चेयर वर्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए दे सकते हैं, कॉल दे सकते हैं, साइकोलॉजी दे सकते हैं, क्लाइम दे सकते हैं। इसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, वो है साइलेंट लेटर वर्ड्स। आपको कोई भी 4 वर्ड दे दे और उनमें से पूछ ले कि निम्न में से कौन से वर्ड में एक लेटर की साउंड साइलेंट रहती है, तो साइलेंट लेटर वर्ड्स में जैसे क्लाइम पढ़ते हैं इसमें बी साइलेंट रहता है, कॉम पढ़ते हैं इसमें बी साइलेंट रहता है, डाउट पढ़ते हैं इसमें भी बी साइलेंट रहता है। तो ऐसे साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स भी आपको दिए जा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अपन। अगला है अपना स्पेलिंग्स का। स्पेलिंग टेस्ट जो है, स्पेलिंग टेस्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, और स्पेलिंग टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं वो यहाँ पे अपन ने शामिल की है। कौन कौन सी स्पेलिंग्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है? तो सबसे पहले एकोमोडेशन की स्पेलिंग है ACCOMMODATION, कंफ्यूज करती है, जिसका मतलब होता है आवास। दूसरा है आपका एनवायरनमेंट, ये भी कंफ्यूजिंग स्पेलिंग है। एनवायरनमेंट की स्पेलिंग होती है ENVIRONMENT, तो बिल्कुल अच्छे से आप देख लें, आ रही है तो दी बेस्ट है। गवर्नमेंट की स्पेलिंग पूछी जा सकती है, और गवर्नमेंट की स्पेलिंग होती है GOVERNMENT। देखो यदि साफ नहीं दिख रहा है तो ये R है और ये N है, ठीक है, GOVERNMENT। इसके बाद में रिकमेंड वर्ड है RECOMMEND। इसके बाद में वर्ड है ओकेजन, ये अच्छा वर्ड है भाई, OCCASION, अपन सोचते हैं SSION। इसके बाद में नेसेसरी की स्पेलिंग है NECESSARY। प्रिविलेज की स्पेलिंग है PRIVILEGE, हम सोच लेते हैं LEDGE, जबकि ऐसा नहीं है। कमेटी की स्पेलिंग कॉमन है एग्जाम्स में, COMMITTEE, डबल एम आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है। फिर आती है आपकी पोजेशन की स्पेलिंग POSSESSION, या पजेसिव पूछ सकते हैं POSSESSIVE, तो दोनों ही वर्ड इसी से मिलते जुलते हैं। डिसिप्लिन की आपको स्पेलिंग दे सकते हैं DISCIPLINE। एड्रेस की दे सकते हैं आपको ADDRESS, या फिर पंक्चुएशन की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है PUNCTUATION। अंतिम टाइम में है रीट के सभी कैंडिडेट्स, और मैं चाहता हूं एक बार जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप तक पहुंच जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपन 200-400 क्वेश्चंस ले आए और वो बता दें कि ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में अगला जो पार्ट में लेने वाला हूं वो आपका है प्रेपोजिशन का। कौन से प्रेपोजिशंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं, साथ में प्रेपोजिशन मेंशन कर रहा हूं। देखो सबसे पहले है गुड। गुड के बाद में यदि कोई स्किल के लिए पूछा जाता है तो प्रेपोजिशन 8 आ जाएगा। जैसे गुड एट मैथ्स आ गया, गुड एट इंग्लिश आ गया, है ना, गुड एट डूइंग समथिंग आ गया, तो गुड के साथ 8 प्रेपोजिशन आता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दूसरा वर्ड है आपका इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ अक्सर ऑन प्रेपोजिशन आता है ना, जैसे शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम, तो ऑन के बाद में कोई भी एक्शन दिया हुआ हो सकता है, कोई भी थिंग दी हुई हो सकती है, इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन रहने वाला है। इसके बाद में अगला है बीवेयर। बीवेयर का मतलब होता है सावधान रहना, जैसे बीवेयर ऑफ द डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहिए, तो बीवेयर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है। इसके बाद में आता है अफ्रेड। अफ्रेड के बाद भी ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉग्स, वह कुत्तों से डरा हुआ था, तो यहाँ पे भी ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होगा। इसके बाद में अगला आता है आपका सजेस्ट। सजेस्ट वर्ब जो होती है इसके साथ अक्सर टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, लेकिन तब किया जाता है जब आगे कोई पर्सन दे रखा हो, जैसे ही सजेस्टेड टू मी, ही सजेस्टेड टू मी, तो यहाँ पे सजेस्ट के साथ प्रेपोजिशन आपका टू रहने वाला है। इसके बाद में आता है वर्ड। आगे वर्ड और दे दे, अपन बोलते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, जबकि टू नहीं होता, वहां पे प्रेपोजिशन आपका फोर आता है, वर्ड फॉर वर्ड, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान में रखें। इसके बाद में व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये पीछे पूछा जा चुका है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच।
लास्ट टाइम रीट में पूछा गया है बाय योर वॉच लिखा जाता है, न कि इन योर वॉच लिखा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में। इसके बाद में बात करें, एक तो आपको प्रेपोजिशन ध्यान में रखने हैं, बिसाइड और बिसाइड्स, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स, इसका मतलब पास में होता है, और ये वाला जो है इसका मतलब होता है के अलावा। ठीक है, तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिसाइड और बिसाइड्स, ये भी आपको याद रखने। इसके बाद में एक वर्ड है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के बाद में यदि कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ आ जाता है, चाहे वो मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री कुछ भी आ जाए, तो अक्सर ऑथोरिटी के साथ जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो कौन सा है? ऑन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। तो ये प्रेपोजिशन के, इसके साथ में एक और वर्ड बता दूं मैं, फॉन्ड। फॉन्ड ऑफ, आगे कोई एक्शन लिखा हुआ हो सकता है, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उसे पढ़ने का शौक है, तो फॉन्ड के साथ जो प्रेपोजिशन आएगा वो आपका ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ में आप ये भी ध्यान में रखें कि जब पेसिव बनाते हैं तो नो वर्ब होती है। पेसिव के लिए थर्ड फॉर्म में ध्यान में रहेगी, नो वर्ब आती है। तो पेसिव बनाते टाइम आप जो एजेंट होता है, बाई लगाकर अपन सब्जेक्ट लिखते हैं, वहां बाई नहीं, प्रेपोजिशन कौन सा आएगा? टू आएगा। साथ में मैं ये भी बता दूं कि एंगल्फ वर्ब आती है, एंगल्फ आती है तो इसके साथ अक्सर प्रेपोजिशन आपका इन आता है। इसके बाद में इंटरेस्ट वर्ब आती है कहीं पे, वैसे इंटरेस्ट वर्ब का पेसिव बनाया जाए तो उसमें भी इन आता है। ये सारे मैं पेसिव के बता रहा हूं कि पेसिव में जनरली जब आप इन वर्ब्स को यूज करेंगे तो इनके साथ ये प्रेपोजिशंस रहेंगे। इसके साथ ही मैं बोल देता हूं सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई जो वर्ड होता है, सेटिस्फाई के साथ पेसिव बनाते हैं तो आप विद का यूज करेंगे। इसके अलावा सरप्राइज वर्ड है, अमेज वर्ड है, जो सभी सेम मीनिंग देते हैं, उनके साथ आप प्रेपोजिशन एट यूज करते हैं। तो ये वाले प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस हैं। एक एग्री वर्ब है, ये बिना पेसिव के ही बात कर रहे हैं, पर एग्री के साथ टू भी आता है और एग्री के साथ विद भी आता है। ये भी बहुत कॉमन रहता है एग्जाम्स में, और मेरे हिसाब से सबको पता भी होगा। एग्री टू कब आता है, एग्री विद कब आता है? जब पर्सन लिखा हुआ हो आगे तब तो एग्री विद आता है, लेकिन कोई थिंग लिखी हुई हो तो एग्री टू आता है। ठीक है, ये आ गए आपके प्रेपोजिशंस जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। आगे आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हैं डिग्रीज को लेकर के। आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिग्रीज को लेकर के आपको पूछे जा सकते हैं। डिग्रीज आपको एडजेक्टिव की भी दी जा सकती हैं, डिग्रीज आपको एडवर्ब की भी दी जा सकती हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की भी दे सकते हैं और आपको डिग्रीज एडवर्ब्स की भी दे सकते हैं। एडजेक्टिव की डिग्रीज सिंपल है, लेकिन इनमें वाई लगने वाले जो वर्ड हैं उनकी जो डिग्रीज हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। जैसे हैवी वर्ड है, लेजी वर्ड है, इनकी ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें वाई आता है, और वाई से पहले ध्यान रखिए कभी भी कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो आप वाई को रिमूव करके आई कर देते हैं, ई आर एड कर देते हैं, तो कंपेरेटिव बन जाती है। और यदि आप वाई को रिमूव करके आई ऐड करके ई एस टी ऐड कर देते हैं तो आपकी बन जाती है सुपरलेटिव। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में एडवर्ब है, एडवर्ब अक्सर एल वाई लगे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं? एल वाई लगे हुए। जैसे स्लोली वर्ड है, इनका यदि आप डिग्रीज पूछ ली जाती है एडवर्ब्स की, तो आप इनकी डिग्रीज बनाने के लिए मोर और मोस्ट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली, ऐसे किसी भी एडवर्ब की डिग्री पूछी जा सकती है। ठीक है, जिनके एंड में एल वाई लगा होता है, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है डिग्रीज का। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। प्रेपोजिशंस हो गए, फोनेटिक्स हो गए, डिग्रीज हो गए। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रोनाउंस की।
प्रोनाउन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और प्रोनाउंस से जो 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं, एक तो आपको याद रखने हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, और सबको पता होगा कि जो सेल्फ वाले वर्ड हैं, सेल्फ वाले जो भी वर्ड हैं उनको अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं, और ये आते हैं अक्सर वर्ब के बाद में। लेकिन कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद में अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको 3-4 वर्ब्स ध्यान में रखनी है। एक तो अब्सेंट, एक आपको याद रखना है एंजॉय वर्ब, एक आपको याद रखनी है बीजी वर्ब। एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं वो आपके दो ही हैं, एक तो आपका ईच अदर प्रोनाउन है और एक आपका वन अनदर प्रोनाउन है। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज अक्सर दो के लिए होता है और वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए अक्सर अपन करते हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि इनका यूज कभी भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह नहीं होता, ये भी अक्सर वर्ब के बाद में आते हैं। यहां से भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस का क्वेश्चन आ सकता है, और वो लेट से ही अक्सर पूछा जाता है। लेट के बाद में अक्सर कौन सा केस यूज होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। सभी को पता होगी ये बात, एक प्रोनाउन आए चाहे दो प्रोनाउन आए एंड से जुड़कर, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये तीन चीजें आपके प्रोनाउन वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बार बार यही आ जाता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होमोफोन्स से भी दे सकते हैं। होमोफोन्स का मीनिंग होता है सिमिलर साउंड वाले वर्ड। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिल सकता है, जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया राइट, अब मैं ये कह दूं कि इसके साथ पेयर बनाने के लिए निम्न चार में से कोई एक वर्ड चुनो, तो इसकी साउंड आ रही है राइट, तो इसके साथ जो पेयर बना सकता है वर्ड वो है राइट, ये वाला। तो ऐसे आपको होमोफोन के क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं। मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है आपको वर्ड है उनके पेयर पूछ लिए जाएं कि निम्न में से किसके साथ किसका पेयर बनाना ठीक रहेगा। जैसे वीक वर्ड है, अब वीक के साथ में यदि आप पेयर बनाते हैं तो इस वीक का बनाएंगे, क्योंकि दोनों की जो साउंड है वो कैसी है, सिमिलर है। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि होमोफोन्स की जानकारी है या नहीं है। होमोनिम्स भी बोलते हैं इनको अपन। तो साउंड का सिमिलर होना बहुत जरूरी है, जैसे वीक वीक, राइट राइट, इस तरह से। ऐसे ही मैंने लिख दिया बेयर बेयर, इनकी जो साउंड है वो सेम है। तो ऐसे वर्ड्स भी आपको एग्जामिनेशन पूछ सकता है। साथ में इनमें से ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा वर्ड है जिसकी साउंड डिफरेंट है, तो वो भी यहीं से निकलेगा आपके होमोफोन्स से, है ना। आपको दो की बजाय तीन वर्ड का पेयर दे दे और पूछ ले कि निम्न में से किसकी साउंड डिफरेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को इस रीट लेवल 2 में, इस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये ग्रामेटिकल पोर्शन है जो अपन ने कवर किया है, वोकैब वाला सेक्शन है जो अपन ने कवर किया है, डिग्रीज के क्वेश्चंस हैं, इसके साथ में आपके प्रोनाउंस के क्वेश्चंस हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं तो आपके प्रेपोजिशंस हैं, और वो प्रेपोजिशंस जो बहुत कॉमन है, पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आते रहते हैं और आपके भी पॉसिबिलिटी रहेगी पूछे जाने की, तो ये वाले प्रेपोजिशंस हैं जो आपको दिए गए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं तो इधर अपने स्पेलिंग्स कंप्लीट कर ली थी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक्स हो गया था, आपके सिनोनिम एंटोनिम के जो वर्ड हैं वो हो गए थे। इससे पहले अपन ने वन वर्ड कंप्लीट कर लिए थे, ये आपके वन वर्ड आ गए, और साथ में आपके ईडियम्स और फ्रेजेस हैं वो अपन ने कंप्लीट किए। तो ये आप सबको हेल्प करेंगे, यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए ये सेशन फायदेमंद रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। एक तरह से क्विक रिवीजन क्लास थी और शुरुआत में थोड़ा डिस्टरबेंस भी रहा, एक बार क्लास ऑफ भी हुई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जुड़े रहिए कंटिन्यू, कल फिर मिलते हैं। कल वाली क्लास में